हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इस डिस्कशन में मैं आपको दो तीन आर्टिकल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूंगा और बाकी आप चीज़ों को खुद से एक बार पढ़िएगा। तो ये कल का जो एनालिसिस जो पेंडिंग रह गया था वो एनालिसिस में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। बाकी जो भी कोर्स का हाईलाइट है, रेगुलर टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा जो गाइडेंस है वो दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके डाउट्स को सॉल्व किए जाएंगे। रिमेडियल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी से जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर कर सकते हैं। फर्दर डिटेल में जानने के लिए कोई डाउट है आपका, उसको सॉल्व करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, द लास्ट एसएमएस आइकॉन। आई होप आप सभी को पता चल ही गया है कि मैं कौन सी किस हस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ। सो आवर हार्ट थ्रोब बिलव्ड जुबिन गार्ग दादा के बारे में। तो दो आर्टिकल है इसमें। एक तो ये रहा जो डिम्पी बोरा कपूर जी ने लिखा है, और दूसरा जो आर्टिकल है विशालदीप काकोती जी ने लिखा है। तो मुझे दोनों में से ये सेकंड आर्टिकल जो है ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसमें जुबिंदा का पूरा जो करियर का शुरुआत है 1990s का दौर से लेके अप टू 2025 तक, और किस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, हर एज के लोगों को किस तरीके से मिसमराइज किया था, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो चलिए देखते हैं इनका जो शुरुआती दौर रहा उससे। तो इनका जन्म मेघालय में हुआ। उसके बाद जो इनका आपका यंग एज था, यंग एज जोरहाट में इन्होंने बिताया। जेबी कॉलेज जो आपका एक आसाम का फेमस कॉलेज है, उसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद वो गुवाहाटी की ओर चल पड़े, नॉर्थ ईस्ट का जो गेटवे है। और वहाँ उन्होंने जो वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक है उसमें पूरी तरीके से अपने आप को निवेश किया और इसको पॉसिबल बनाया अपने हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से, जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग जुबिन के देहांत में अपना जो लॉस फील कर रहे हैं, पर्सनल लॉस, वो हम देख सकते हैं कि पूरा जो आपका बॉलीवुड है उसने भी मौन किया। पूरा आसाम जुबिंदा के जो देहांत के गम में था वो हमने सभी ने देखा, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी बना है। तो जुबिंदा गॉन आउट ऑफ द टाउन ऑफ जोरहाट। तो जोरहाट से वो जब गए थे तो उन्होंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जब मैं जोरहाट से गया था तो एक बाईसाइकिल से गया था, और जब मैं आज लौट के आया हूँ तो मैं रेंज रोवर के साथ लौट के आया हूँ, और मैं ये डिज़ायर रखता हूँ कि मैं जब फिर से आऊँ तो रोल्स रॉयस के साथ आऊँ। तो इसमें जुबिंदा का जो आपका एक मोटिवेशन जो दिया सभी को, जो इंस्पायर किया यूथ को कि आप जो ड्रीम देखते हो वो छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा ड्रीम क्या है, एक सीन है, पाप है। जो ड्रीम है उसको हमें बड़ा देखना चाहिए कि हमारे अंदर की जो पोटेंशियलिटी है, जुबिंदा ने जिस तरीके से अपने अंदर की जो पोटेंशियलिटी है उसको थोड़ा सा भी अंदर रहने नहीं दिया। अपने आप को पूरा उन्होंने हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ म्यूज़िक को दिया, और म्यूज़िक ने उनको जो पहचान है वो दी, जिस पहचान की वजह से आज पूरा आसाम जो है रो रहा है, पूरा देश भर में इनकी चर्चाएं चल रही है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जब जुबिंदा केमिस्ट्री एग्जामिनेशन दे रहे थे बी बोरुआ कॉलेज में इन गुवाहाटी, तो उन्होंने जो एग्ज़ाम है उसको बीच में ही छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? जुबिंदा अपने माइंड से, अपने हार्ट से क्लियर थे कि वो
केमिस्ट्री के लिए नहीं है, उनका जो पैशन है, उनका जो जज्बा है वो म्यूज़िक में है और उन्होंने म्यूज़िक में ही अपने आप को पूरी तरीके से फोकस किया। उसके बाद हम देख सकते हैं उनका जो जर्नी है फ्रॉम जोरहाट टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू बॉलीवुड, देन टू द इंटरनेशनल स्टेज। डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेज में जुबिन गार्ग ने अपना जो परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ाया है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो जुबिन दा का नाम है ये सिर्फ नाम ही नहीं है, ये आपके करोड़ों लोगों का इमोशन है। करोड़ों लोगों के दिल में जुबिन दा बसते हैं, चाहे वो आपके यंग एज के हो या फिर ओल्ड एज के हो, सभी के लिए जुबिन दा ने कुछ ना कुछ डेडिकेट किया है अपने गाने में। वो चाहे आपका जो सॉन्ग है हाँ हिले तुम्ही मुकुता मणिहरे दुसोकू भरिलेও मन न भरे, तो ये जो गाना है मेरा भी बहुत फेवरेट है। मैं इसको कई सालों से सुनते आया हूँ। इवन हमारा जो बचपन है जुबिन दा के गानों से ही बीता है, हमारा जो एडोलसेंट है वो भी जुबिन दा की गानों से ही बीता है, हमारा जो मैच्योर एज है वो भी जुबिन दा के गानों से ही बीता है। और जुबिन दा के गाने जो है आप सुबह से लेके आप किसी भी समय आप सुन सकते हैं, हर तरह के गीत उन्होंने गाए हैं। लगभग 40 भाषा में 40,000 से भी ज़्यादा गाने उन्होंने गाए हैं। वो चाहे आपके हिंदी हो या फिर असमिया में हो या फिर बोडो लैंग्वेज में हो या फिर अन्य जो ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें हो। तो इसीलिए जुबिन दा क्या है, सभी को कनेक्ट कर पाते हैं और सभी जुबिन दा को कनेक्ट कर पाते हैं। तो उनका जो वॉइस है हाँ हिले तुम्ही मुकुता मणिहरे, तो उसमें हम उनका जो एकदम रॉ वॉइस है, जो रिफ्रेशिंग उनका टोन है वो हम देख सकते हैं अर्ली समय पे, जब उन्होंने उनका जो पहला एल्बम था, ये इसमें इस आर्टिकल में मेंशन किया है, जब उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 1992 में अनामिका एल्बम के साथ। उसके बाद आप देख सकते हैं उन्होंने और गाने जैसे मोनोले उभोती आहे लोराली, तो इस गाने से आप देख सकते हैं जो एक बॉन्ड है अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। अभी हम यंग एज में हैं तो हम जब मोनोले उभोतिया है लोराली गाते हैं, तो मोनोले उभोतिया है लोराली मतलब क्या होता है, जो चाइल्डहुड है उसको हम हमारे मन में हम उसको संजो के रखते हैं और हम अपने यंग एज में याद करते हैं। तो इससे क्या है, ये गाना सुनते ही लोग अपने जो चाइल्डहुड के समय है, जो बॉन्ड है फ्रेंड के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उसको इसमें फील कर सकते हैं। फिर ओमानिखा हारे आसे आरू हारे आसु मय, तो ये भी उनका एक दूसरा गाना है। इसमें उन्होंने ही गेव एवरीवन द ओपिनियन टू वॉइस देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। जो लोगों के मन में एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उस इमोशंस को हम इस गाने से फील कर सकते हैं। काफ़ी टची सॉन्ग है। नेक्स्ट है, जब आसाम में सीक्रेट किलिंग्स चल रही थी, गुप्त हत्या, इंसर्जेंसी के समय पे 1990s के दौर में, तब उन्होंने वेहेमेंटली इसको क्रिटिसाइज किया था, इसको अपोज किया था और उसी के साथ अपने गाने से, अपने लिरिक्स से उन्होंने अपना जो मन का फील है, उसको, जो गुस्सा है, जो क्रिटिसिज्म है, उसको निकाला था। फॉर एग्जाम्पल, दिया घुराई दिया पृथ्वी अमार, हुनेरे हजुआ पौजा जोही को ही जाए, शांति दिया मुक्ति दिया। तो ये जो गाने हैं, इससे हमें जुबिन दा के जो क्रिटिसिज्म है टू सीक्रेट किलिंग्स एंड इंसर्जेंसी, वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो इसीलिए जुबिन दा क्या है, सभी के जहन में, सभी के दिल में किसी के बेटे की तरह है, किसी के भाई की तरह है। इसके बाद अगर देखें तो जुबिन दा वन डायमेंशनल नहीं थे, उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट में, तो ऐसे होता है ना, कोई सिर्फ गाना ही गाता है, तो जुबिन दा गाते भी थे, वो म्यूजिक कंपोज भी करते थे, लिखते भी थे, लिरिसिस्ट भी थे। म्यूजिक में भी डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी उनका एक्सपर्टीज था। फिल्म में भी उन्होंने अपना जो पैशन है उसको आजमाया। एक्टिंग कैरियर भी उनका रहा है। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो फील्ड है, डाइवर्सिफाइड वे में उन्होंने अपने आप को, अपने पैशन को लोगों को दिखाया है। लोगों को, जितना लोगों से जुबिन दा ने लिया नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा
जुबिन दा ने लोगों को दिया है। तो ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारे स्टेट का, हमारे स्टेट के पीपल का, नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का, इवन वर्ल्ड के लिए एक बहुत नायाब तोहफा भगवान ने हमें दिया है। तो जुबिन दा सिर्फ एक आपके सिंगर ही नहीं है, कंपोजर, लिरिसिस्ट, एक्सेप्शनल म्यूजिशियन एंड अबोव ऑल ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। उन्होंने सोसाइटी में भी जो चैरिटी है, डिफरेंट जो वर्ग के लोग हैं जो आपके इनकेपेबल है, उनको जब ज़रूरत पड़ी है तब उन्होंने मदद किया है। मतलब पीपल्स आर्टिस्ट बने रहे जुबिन दा, वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, ही वॉज अ ट्रू आर्टिस्ट। मेक इवन अ स्लो और फास्ट बीट साउंड मेलोडियस। तो जुबिन दा आप ध्यान दीजिएगा, वो जब लिरिक्स भूल जाते थे बीच में कहीं, तो उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते थे कि वो सुनने में काफ़ी मेलोडियस लगता था, चाहे वो टोन फास्ट हो या फिर स्लो हो। तो ऐसा होता है ना कि लोगों को फास्ट टोन में मेलोडी नहीं पता चलता है, लेकिन जुबिन दा के गाने में फास्ट हो या फिर स्लो हो या फिर मीडियम पेस के गाने हो, सभी में जो मेलोडी है वो हम फील कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि जुबिन दा अपने समय से कहीं आगे चल रहे थे। आज का जो समय है, दौर है, उससे आगे थे। उनकी जो समझ थी म्यूजिक के ऊपर वो काफ़ी आगे थी। नेक्स्ट है, अपकमिंग यंग जनरेशन ऑफ द टाइम स्टार्टेड लविंग द फोक सॉन्ग्स। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो फोक सॉन्ग होती है, जो स्पिरिचुअल हमारी हेरिटेज है, या फिर जो स्पिरिचुअल जो लिखावट है पास्ट के महापुरुषों के द्वारा, जैसे शंकर देव के द्वारा लिखा गया बौरगीत हो, या फिर माधव श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा लिखा गया बौरगीत हो, या फिर महापुरुष माधव देव जी के द्वारा लिखा गया बौरगीत हो, तो इनको जुबिन दा ने अपना जो सुर है वो दिया है। और इन गानों को इतनी बारीकी से और इतनी आपके डिवोशन के साथ गाया है कि ये जो सॉन्ग है आज लोगों के बीच में जिंदा है। हमारा जो कल्चर है, जो डिवोशनल स्पिरिट है ऑफ आसाम, उसको जुबिन दा ने जिंदा रखा है अपने वॉइस से, और वो गिफ्ट हमारे सोसाइटी को दी है, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने में, कल्चर को प्रोटेक्ट करने में, स्पिरिचुअल रेल्म को प्रोटेक्ट करने में। तो उससे पता लगता है कि उनका जो वॉइस है, इट वॉज गॉड गिफ्टेड, जो हमारे साथ अभी हमेशा के लिए रह जाएगा। इसके साथ जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, बौरगीत हो, बौनगीत हो, ओके, तो बौरगीत क्या है? आपके स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है जो महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा लिखा गया है और उनके डिसाइपल माधव देव जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, तो हर जनरेशन उनका जो फील है, उनका जो गाना है, म्यूजिक है, उसको फील कर सकती है। तो ये जो टैलेंट है जुबिन दा के अंदर, वो गॉड सेंड है फॉर असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री। तो ऐसा एक समय था कि असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री में एक वैकम था। उस वैकम को भूपेन हाजोरिका जी के बाद जुबिन दा ने लीड किया, उसको फील किया, और लगभग 30 साल से भी ज़्यादा के कैरियर में उन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे असमीज म्यूजिक इंडस्ट्री को 4 चांद लगा दिए। नेक्स्ट है, उनका एक गाना है जंत्र, रातीपुआ हुई थी, जो गाना है जंत्र, उसमें हम क्या प्राप्त करते हैं? जो मैकेनिकल लाइफ है, जो मटेरियलिज्म है, वो किस हद तक इंसान के अंदर इंसान को डैमेज कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने इस गाने में लिखा है, आमीजन जंत्र, कि हम मशीन की तरह बन गए हैं, सुबह से भाग दौड़ करते हैं। और इसमें चाइल्डहुड से लिखा है, एकदम आपके यूथ एंड ओल्ड एज तक, कि हम लोग सुबह उठते हैं, जब छोटे होते हैं तो स्कूल का बहुत सारा बोझा लेके हमें जाना पड़ता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसमें इन्होंने मेंशन की है। फिर उनका गाना है आई लव यू बुली कोलूमय तुमी सगे नुहुनीला। तो इसमें उन्होंने ब्यूटीफुली जो हमारे जो लव स्टोरीज है उसको पेंट किया है, जो कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, वो इस गाने को काफ़ी अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। इवन
जो उनसे भी ज़्यादा एल्डर है वो भी फील कर सकते हैं अपने पास्ट को। तो इसीलिए देख सकते हैं कि जुबिन दा अपने जो रेंज है उसको जितना बढ़ा सकते थे उतना उन्होंने बढ़ाया है और डिफरेंट लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। और बिहू, जो रोंगाली बिहू है या फिर आसाम का जो आपका जातीय उत्सव है रोंगाली बिहू, और बाकी दो बिहू हो, काती बिहू, भोगाली बिहू। तो भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू में जो आपका सेलिब्रेशन है उसमें जुबिन दा के सॉन्ग के बिना जो सेलिब्रेशन है वो अधूरा है। जो बिहू का फंक्शन होता है स्टेज में वो जुबिन दा के बिना अधूरा है। तो ये वैकम हम आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। जो वाइब उन्होंने क्रिएट किया है वो उस वाइब को हम मिस करेंगे। इसी के साथ उनका जो ड्रेस सेंस है या फिर ड्रेसिंग सेंस है या फिर उनके जो बोल्ड कमेंट है स्पेशली आपके स्टेज में, वो क्या करती है, जो आपके यंग जनरेशन है उनको जो एक फ्रीनेस है, एक जो मुक्त सोच है उसको जगाने में मदद करती है कि हमें जो गुलामी वाली या फिर बॉन्डेज जो है, सोशल बॉन्डेज हो, रिलीजियस बॉन्डेज हो, कल्चरल बॉन्डेज हो, उससे उभर के हमें मुक्त सोच को डेवलप करनी है। जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी है, ब्रदरहुड है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर। हम सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी का जो वैल्यू है उसमें पहुंच सकते हैं। अभी बिहू में भी इनका जो बिहू हुरिया गीत है, जैसे ओजानोय आकाखन दुनिया, उसके बाद किनु हुरिया, किनु सावनीरे सालामुकोय देहा हिर हिराय गुल मोयना जानोय। तो इस तरीके के जो गाने हैं वो हम बिहू गीत में देख सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है। ये आर्टिकल में जो ऑथर साहब है, मैं इनको काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जुबिन दा का जो पूरा एसेंस है उसको इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से उसका निचोड़ जो है इसमें दिया है। इसके ऊपर अगर देखें तो मेरा खुद का भी बहुत पर्सनल फेवरेट है और जुबिन दा ने भी ये कई बार कहा है कि मैं मेरा अगर देहांत हो जाए तो एक गाना बजना चाहिए, वो है मायाबिनी रातिर बुकुत देखा पालू तुम्हार छवि। तो ये गाना भी क्या है, काफ़ी फेमस है और इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो मेलोडी है, इसका जो दर्द है, वो आप जब इसको सुनेंगे तो समझ पाएंगे। तो इसमें हर इंसान अपने जो हार्ट बीट है उसको फील कर सकता है। तो जुबिन दा का वॉइस जो है वो एवरी पीपल के लिए है। उनके हर रिदम में डीप सेंटिमेंट्स है, डीप दर्द है, जॉय भी है। तो सभी तरह का फीलिंग्स जो है हम जुबिन दा से प्राप्त कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। इसीलिए जुबिन दा का जो देहांत है वो हम सभी के लिए हमारे पर्सनल लॉस। इसीलिए आप देख सकते हैं आसाम में हर व्यक्ति दुखी था, कौन किसको समझाए, सब साइलेंट थे। तो ऐसा था कि कौन किसको समझाएगा। तो जो एक माहौल था बाहर, अगर आप निकल के यहाँ आसाम में होते तो देखते तो आपको लगता कि कैसा एक माहौल था, ऐसा दर्द था, ऐसा मातम था, जिससे ऐसा लग रहा था कि हर इंसान के हर घर में कोई गुजरा है, किसी का बेटा, किसी का भाई। तो ये जो आपकी मैजिकल पावर थी वो थी हमारे ऑनरेबल जुबिन गार्ग जी के अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गॉन अवे फिजिकली। जुबिन दा भले ही कायिक तौर पे हमारे बीच नहीं है, वो चले गए हैं, बट जुबिन दा एक लेजेंड रहे हैं। उनका जो इटर्नल हार्ट थ्रोब की तरह है आसाम के लिए, जो हमेशा ही लोगों के दिल में बसे हुए थे, बसे हुए रहेंगे और आने वाले हर जनरेशन को वो इंस्पायर करेंगे। इनका जो वॉइड है वो कभी फील नहीं किया जा सकता है। इन्होंने जो यूनिक अपनी स्थान रखी है ये किसी के द्वारा फील करने के लिए बनाई भी नहीं गई है। ये उनकी खुद की ही एक यूनिक पहचान है जो हमेशा अमर रहेगी। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। बाकी सभी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ जो भी जैसे आपके सीक्रेट किलिंग्स हो, ओके, जो भी चीज़ें हैं वो इसमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन की गई है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। जुबिन दा को जोड़ के ही सभी चीज़ें दिखाई गई है। देखते हैं अगला आर्टिकल।
ये लास्ट आर्टिकल रहेगा आज का। तो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों? क्योंकि डिमांड चल रहा है फॉर स्टेटहुड सिक्स्थ शेड्यूल इंक्लूजन के लिए। तो अभी लद्दाख के बारे में थोड़ा समझते हैं कि 2019 से पहले, प्री 2019, लद्दाख वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करता था आर्टिकल 370 के तहत, और आर्टिकल 35A के तहत जो प्रोटेक्शन है लैंड एंड कल्चर का वो मिल जाता था। लेकिन 2019 में जब आपका स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया और जम्मू कश्मीर को बाइफ्रुकेट करके दो यूनियन टेरिटोरी बना दी गई, वन इज जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर रहेगा, आपके जो असेंबली है रहेगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो फॉर्म होगा। लेकिन लद्दाख के लिए क्या हुआ, सिर्फ यूनियन टेरिटोरी रहा लद्दाख में आपका कोई असेंबली नहीं रहेगा, मतलब कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा, सेंटर से सीधा सीधा लद्दाख जो है वो एडमिनिस्टर होगा। तो इससे क्या है, जो लद्दाखी पॉपुलेशन है उनके मन में काफ़ी आपका एप्रीहेंशन एमर्ज हुआ रिगार्डिंग द आइडेंटिटी ऑफ लद्दाखी पीपल अबाउट देयर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि लद्दाख का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी फ्रेजाइल है। अभी आर्टिकल 35A का आपका लैप्स होने की वजह से या फिर इसको आपका रिवोक करने की वजह से अभी लद्दाख में कोई भी व्यक्ति लैंड परचेस कर सकता है, रह सकता है, कैपिटलिस्ट जो है वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। नो डाउट इससे क्या होगा, रीजन का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन इससे जो लद्दाख का आपका एनवायरनमेंट है, फ्लोरा एंड फोना है, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इवन अगर ज़्यादा माइग्रेशन हुआ तो इससे जो लद्दाखी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी बन जाएगी, उनका जो कल्चर है वो आपका थ्रेट में आ जाएगा। तो इसी के वजह से क्या है, लद्दाखी जो भाई बहन है हमारे, उन्होंने सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूजन करने के लिए जो गुहार है वो लगाई है और इसी के साथ स्टेटहुड का भी डिमांड रखा है। तो अभी शायद से अगर लद्दाख यूनियन टेरिटोरी को असेंबली दिया जाता तो शायद ये जो डिमांड है वो कम रहता, लेकिन जब असेंबली नहीं दिया गया तो इसीलिए पहले आप सिक्स्थ शेड्यूल का डिमांड देख सकते थे और इसी के साथ स्टेटहुड का भी डिमांड लद्दाख ने रखा है। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड उन्होंने रखी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड उन्होंने रखी है। तो ये प्रोटेस्ट जो था काफ़ी डेमोक्रेटिक था, लेकिन हाल ही में क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, जिससे अभी फिर से लद्दाख चर्चे में है। तो देखा जाना है आने वाले समय पे क्या आउटकम निकलता है, गवर्नमेंट का क्या पोजीशन रहता है। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं कि जो लद्दाख है उसको सेंटर का जो अगर जस्टिफिकेशन देखे कि क्यों उसको सिर्फ यूनियन टेरिटोरी की तरह रखा गया, एक तो नेशनल सिक्योरिटी का मेन मुद्दा रह गया है, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है चाइना और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे बी रिलक्टेंट है टू ग्रांट स्टेटहुड और प्रिफर कर रही है डायरेक्ट कंट्रोल के लिए। और अगर सिक्स शेड्यूल स्टेटस दिया जाता है तो इससे क्या होगा, एक आपका रिपल इफेक्ट देखा जाएगा कि डिफरेंट अदर रीजन जो है वो सिक्स शेड्यूल का डिमांड करने लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है काफ़ी आपकी वैरायटी की पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ट्राइब्स रहते हैं, तो इससे डिफरेंट रीजन में जो डिमांड है वो सर्ज हो सकता है, पेंडोरास बॉक्स खोल दिया जा सकता है इससे। तो जो मेंटेन हो रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट वो सडनली वायलेंट हो गया। और उसके बाद सोनम वांगचुक जी के ऊपर आपके काफ़ी एलिगेशंस भी लगे और इनका जो आपका एनजीओ रहा है उसका जो फॉरेन फंडिंग है उसमें भी कर्टेलमेंट लगाई गई है। तो ये फॉरेन फंडिंग को लेके जो कर्टेलमेंट है उसके ऊपर पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस जो रीजनल ऑटोनॉमी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है विद इन इंडिया, उसके ऊपर भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये पूछी जा सकती है। तो ज़रूरी है कि जो इंटरनल यूनिटी है दैट नीड्स टू बी मेंटेन, जो लोगों का डिमांड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के ज़रिए फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी प्रीलिम्स में सिक्स शेड्यूल एरिया क्या है, इसके अंडर कितने आपके रीजनल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, टोटल 10 है, आसाम में 3 है,
मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है। तो ये आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 के तहत है। आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 में 5th शेड्यूल है। 10 स्टेट आती है अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 6th शेड्यूल का प्रोविजन है। तो लद्दाख के जो भाई बहन हैं वो 6th शेड्यूल का ही डिमांड कर रहे हैं ताकि उनको ऑटोनॉमी मिल सके, वो सेल्फ गवर्न कर सके, अपने आप को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके, ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर सके बाय एक्सरसाइजिंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। क्योंकि जब 6th शेड्यूल का प्रोविजन मिलेगा तो उनको ये फैसिलिटीज प्राप्त हो जाएंगी। ओके, बाकी इसमें लॉजिकली देखें तो एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है। फिर कम्युनिटेरियनिज्म के अंदर देखें तो डिफरेंट कम्युनिटी जो है वो अपनी कम्युनिटी का जो राइट है, आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। एनवायरमेंटल एथिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 6th शेड्यूल डिमांड करने का एक रीज़न ये भी है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो अभी जो रिकॉग्निशन है वो दिया जाना है जिससे जस्टिस को सर्व किया जाएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।